हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का जो थर्ड क्लास है वर्ल्ड जियोग्राफी का, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। और आज हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे बिना किसी इंटरप्शन के। और नो कमेंट्स, नो बकवास, ओनली क्लास। ठीक है, तो आइए। और आप लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ अच्छे से पढ़िए। और ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, क्विक रिवीजन के लिए आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तारे का जन्म एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टार, जो आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, रेलवे, एसएससी, जो भी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आपकी स्क्रीन पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके स्क्रीन पे सामने है। ठीक है, तो इस चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला 1983 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ ये जान ले कि आखिर तारे होते क्या हैं। तो तारा जो है, स्टार, वो एक एक मतलब कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऐसे गैसों का समूह है जिसको इमेजिन करना असीमित है, उसको इमेजिन कर ही नहीं सकते हम लोग। तो क्या है, गैसों का एक क्या है, एक गोला है। ठीक है, और उसी गैस का गोला में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गोला है, सूर्य, जो एक तारा है। तो अभी तक तारों के बारे में इतना ही अध्ययन जो जो खगोल वैज्ञानिक है वो कर पाए हैं। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं सिंपल टर्म में, साइंस के टर्म में, तो स्टार इज ए गैस क्लाउड, अश्व मेघ है। तारे क्या है? अश्व मेघ है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जानेंगे। बाकी आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और बिल्डअप कीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पूरे सीरीज लेक्चर को देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम कवर हो जाए। चंद्रशेखर सीमा कितनी है? तो 1.44 सोलर मास है, सौर द्रव्यमान है। जीवाश्म तारा, अब जीवाश्म तारा के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो जीवाश्म तारा, जैसे जीवाश्म का फॉर्मेशन कब होता है? जब किसी मैटर का डीके हो जाता है, यानी वो स्थिर अवस्था में, सुषुप्त मृत अवस्था में हो जाता है। वैसे ही फॉसिल स्टार क्या होते हैं? वाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं, जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं। मतलब कि जो तारे पूरे तरीके से समाप्त हो जाते हैं वो जीवाश्म तारा है। 3 गुने से कम सौर द्रव्यमान वाले तारे अंततः किस रूप में विघटित होते हैं? तो न्यूट्रॉन तारा के रूप में होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था 69 बीपीएससी में। 3 गुने से अधिक सौर द्रव्यमान के तारे अंततः विघटित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लैक होल कहते हैं। 3 गुना से कम हो तो न्यूट्रॉन तारा, 3 गुना से अधिक सौर द्रव्यमान सोलर मास का हो तो ब्लैक होल कृष्ण वीवर, 3 गुना से कम हो तो श्वेत वामन, 3 गुना से अधिक हो तो कृष्ण वीवर। हीलियम नाभिकीय संलयन द्वारा किससे में परिवर्तित होता है? तो हीलियम का जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो कार्बन के रूप में परिवर्तित होता है। सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कार्बन, लोहा जैसे भारी तत्वों के। सुपरनोवा विस्फोट स्पेशली तारों में ही होता है। तो पूछा जा सकता है कि सुपरनोवा विस्फोट किस खगोलीय पिंड में होता है? तो सुपरनोवा विस्फोट हमेशा तारों में होता है। तारों की दूरी ज्ञात की जाती है पैरेलैक्स विधि या ज्योतिर्मयता से। लुमिनसिटी इसको कहते हैं, या इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, या पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, फैलने तथा सिकुड़ने वाले तारे को कहते हैं हम लोग पल्सटेरिंग स्टार। और स्पंदन तारा, पीला तारा क्या है? सूर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीला तारा, येलो स्टार,
येलो स्टार कौन है? सूर्य है। पूछ सकता है एग्जाम में। तारे के कोर में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तब तारा बन जाता है रक्तदानो रेड जाइंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लिया हम लोग। तारों का औसतीय तत्व संगठन क्या क्या है? तो मुख्यतः 4 है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 47.1% मतलब 27.1, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन 1.5%, और जो लोहा वर्ग के तत्व हैं वो 0.5%। ठीक है, ये आपका लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ठीक है, देखिए तारों का जो उत्पत्ति होता कैसे, क्योंकि टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टार, तारों का जन्म और विकास कैसे होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बादल टाइप का एक दिख रहा है स्टेलर नेबुला। ठीक है, और स्टेलर नेबुला से आपका जो 2 प्रोसेस होता है, एक अपर प्रोसेस है जो एवरेज स्टार का है, और जो लोअर है आपका मासिव स्टार का है। तो एवरेज स्टार से रेड जाइंट और फिर प्लैनेटरी नेबुला का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद वाइट ड्वार्फ। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही परीक्षा दृष्टि के का जो संकलन है, मैं जो पॉइंट है उसमें मैं बताया था कि 3 गुना से कम और 3 गुना से ज़्यादा। तो 3 गुना से कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है कि 3 गुना द्रव्यमान से कम होगा तो एवरेज स्टार में जाएगा, और 3 गुना द्रव्यमान से ज़्यादा होगा तो मासिव मतलब भारी होगा। तो मासिव स्टार मतलब ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो जो भी तारों का फॉर्मेशन होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक एवरेज स्टार और एक मैसिव स्टार। एवरेज स्टार से लास्ट और फाइनल टच होता है व्हाइट डॉर्फ का, श्वेत वामन का, और मैसिव स्टार से आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार, और यही आगे चल के ब्लैक होल का पार्ट होता है। तो एवरेज स्टार से क्या होता है आपका? रेड जाइंट से प्लैनेटरी नेबुला, और प्लैनेटरी नेबुला से वाइट डॉर्फ। और मैसिव स्टार से क्या होता है? रेड सुपर जाइंट। एवरेज स्टार से देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 गुना से कम है तो हल्का ही होगा। तो वाइट डॉर्फ, उजला रंग सबको पसंद आता है, हल्का, लोग कहते हैं हल्का कपड़ा, उजला कपड़ा। भारी काला वस्त्र देख के भारी भरकम हो जाता है, तो भारी मतलब ब्लैक, हल्का मतलब वाइट। एवरेज स्टार रेड, और मैसिव स्टार में रेड सुपर जाइंट होगा तो ब्लैक होल। तो एवरेज स्टार से रेड जाइंट से प्लैनेटरी नेबुला, और प्लैनेटरी नेबुला से वाइट डॉर्फ। और फिर स्टेलर नेबुला से मैसिव स्टार से रेड सुपर जाइंट से सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट से क्या होता है? 2 प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस में आपका न्यूट्रॉन स्टार और एक प्रोसेस में आपका ब्लैक होल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका ब्लैक ड्वार्फ, देख सकते हैं ये आपके सामने फिगर है ब्लैक ड्वार्फ का। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करें और बताएं कि और इसमें और इनरिचमेंट प्रोग्राम में और क्या इन्हांस किया जाए और क्या ऐड ऑन किया जाए। अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार की खोज किसने की थी? तो मिस जॉकलिन बेल ने। सिकुड़ते हुए ठंडे गैसीय बादल जिसे कि आदि तारा प्रोटोस्टार कहते हैं का तापमान कितना होता है? तो -173 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दिमाग में बैठा लेना है। किसी तारे के नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो बनता है लोहा। निहारिका के गैसीय बादल को सिकुड़ने से क्या बनता है? जो सिंक्रोनाइज होता है तारा कहते हैं उसको। अत्यधिक चमकीले तारे का जीवन काल लगभग 10⁶ ईयर होता है। तारों के सापेक्ष सूर्य की गति किस दिशा में होती है? तो ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब दिशा में होती है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि तारों के सापेक्ष अगर सन के रिलेटिव में अगर जो दूसरा स्टार है, सन भी क्या एक तरीके का स्टार है, लेकिन उसमें भी तारों के सापेक्ष में
जो और तारे हैं और सूर्य है, उनकी दोनों की गति में जब वो उसके रिलेटिव मतलब दोनों चक्कर लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव है। तो जब वो चक्कर लगा रहे हैं तो तारों के सापेक्ष में किसी एक को आपको देखिए, कभी भी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी दोनों मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसमें एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टेशनरी मान लेते हैं और एक आपका मूवेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग सापेक्षता और सापेक्ष गति के बारे में स्टडी कर पाते हैं। तो वैसे ही दोनों रिवॉल्विंग बॉडी है, रिवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन किसी एक को स्टेशनरी मानेंगे तो वैसे ही तारों के सापेक्ष सूर्य की जो गति होती है उस वहाँ जो उसका कैलकुलेशन किया गया है वो पूरब दिशा में रोटेशन के अकॉर्डिंग किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एक ही द्रव्यमान केंद्र के अधीन चक्कर लगाने वाले दो तारों को क्या कहते हैं? युग्म तारा कहते हैं, पैरेलल स्टार। ब्रह्मांडों में तारों की कुल अनुमानित संख्या मतलब पॉसिबिलिटी बताया गया 10⁻22। 1.44 सौरिक द्रव्यमान मतलब यानी कि सोलर मास, ठीक है, कि वह सीमा जिसके अंतर्गत श्वेत वामन एवं कृष्ण वामन तारे बनते हैं और ऊपर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनते हैं को क्या कहते हैं? तो इसे अपने भारत की महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर इसकी परिकल्पना किए थे और इसके बारे में बताए थे, जिसे इनके नाम पे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। यदि नोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 से 3 गुना ज़्यादा सौरिक मतलब सोलर मास का द्रव्यमान तक रहता है तो तारे किस रूप में परिवर्तित होगा? न्यूट्रॉन स्टार में, ठीक है। यानी रेंज है 1.44 से 3 टाइम्स हो, 3 गुना सोलर मास में तक रहता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार, और 3 गुना से जब वो ज़्यादा होता है तो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो विशाल तारों का अंततः किस रूप में होता है? तो ब्लैक होल के रूप में होता है। समान सिद्धांत के अनुसार क्या होता है जब किसी तारे का प्रकाश सूर्य के पास से गुजरता है तो तारों के प्रकाश के मार्ग में डाइवर्जन होता है यानी विचलन होता है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने की व्याख्या किस मूल सहसंबंध के आधार पर की जाती है? तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है E=mc², इसके आधार पर। ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था। खुली आंख से आकाश में कितने तारों को देखा जा सकता है? तो ये एक अनुमान है, 20,000 तारों को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका ब्लैक होल है, आप देख सकते हैं। लीजिए आप लोग के लिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप लोग के लिए, ये आपका ब्लैक होल है। अब आते हैं पृथ्वी से सर्वाधिक द्युतिमान तारों की दूरी, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो पृथ्वी से जो 10 जो चमकने वाले हैं दीप्त लूमिनस, जिनसे कि एक प्रतिदीप्त जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसके आधार पे ये तारों का जो दूरी है उसको मापा गया है। और एक मेजरमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो एनर्जी E=mc² के सहयोग से इसको निकाला गया है। और अल्फा सेंचुरी है 4.3 लाइट ईयर, साइरस 8.6 लाइट ईयर, प्रोसियन 11.4 लाइट ईयर, वेगा 25 लाइट ईयर, आर्कटस 36.7 लाइट ईयर, केपला 42.2 लाइट ईयर, कैनोपस 98 लाइट ईयर, अकर्नर 144 लाइट ईयर, बेटलगिज 640 लाइट ईयर, रिजल 900 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टार का एक छोटा सा सीरीज था, लेक्चर था। कल हम लोग आपके लिए नेक्स्ट जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और मज़े में रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।